नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। वैक्सीन कितनी असरदार? कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। देश के करीब 8 राज्यों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिन्होंने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता को बढ़ा दिया है। एहतियात के तौर पर वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जो जरूरी है। सबसे अहम बात, वैक्सीनेशन जारी है। लोगों में इसे लेकर भ्रम और भय भी काफी हद तक दूर हुआ है। लेकिन इस बीच एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के वैक्सीनेशन पर सामने आए बयान ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। तो कोरोना के खिलाफ जंग अब भी जारी है। एक साल पहले दुनिया जिस अनजान खतरे की चपेट में आई थी, उसे हम कितना समझे हैं और कितना समझ रहे हैं, ये चर्चा का विषय है। लेकिन लोग जिस वैक्सीन को कोरोना से छुटकारे की गारंटी मान रहे हैं, उन्हें एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान जरूर हैरान, परेशान और निराश कर सकता है। एम्स निदेशक ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना वैक्सीन का असर करीब 8 से 10 महीने तक ही रहेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वैक्सीन 8 से 10 महीने तक कोरोना संक्रमण से राहत दे सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। ऐसे में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, वैक्सीन पर आए एम्स निदेशक के बयान और कोरोना के नए स्ट्रेन से पैदा हुई संभावित आशंकाओं को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन वार कितना असरदार है। कुछ इसी तरह के सवाल हमने भी आज अपने मंच से उठाए हैं। पहले डाल लेते हैं उन सवालों पर नजर, फिर करेंगे एक्सपर्ट से बात। तो कोरोना पर वैक्सीन वार जो है कितना असरदार है? क्या वैक्सीन से काबू होगी महामारी? क्या वैक्सीनेशन है कोरोना से बचाव की गारंटी? वैक्सीन पर भ्रम अब तक कितना कम? क्या बढ़ती रहेगी कोरोना टीकाकरण की जरूरत? वैक्सीनेशन पर लोगों में कितनी जागरूकता और कितना भय? ये तमाम सवाल हर एक के जहन में उठ रहे होंगे और इन सवालों का जवाब अगर आप भी चाहते हैं या फिर इससे इतर कुछ और सवाल आपको हैरान परेशान किए हुए हैं, तो इन नंबर पर कॉल करके आप अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जो देंगे आपके सवालों के जवाब। आप भी कोई राय रखते हैं, कोई सवाल आपके मन में है, तो आप उसे दूर कर सकते हैं, उस सवाल को पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर। तो सवाल आपका में आज बात होगी वैक्सीन के असर पर कि वैक्सीन आखिर कितनी असरदार है। खासतौर पर उस वक्त और ज्यादा चर्चा इस पर अहम हो जाती है जब एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से ये कहा गया हो कि ये वैक्सीन 8 से 10 महीने तक ही असरदार रहेगा। तो क्या 8 से 10 महीने के बाद फिर से वैक्सीनेशन की पड़ेगी जरूरत, या फिर ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो है वो बन जाएगी, जीवन का हिस्सा यहाँ पर बन जाएगा एक तरीके से? इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। सवाल आपका में आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो वैक्सीन को लेकर जो बयान सामने आया है उसमें हम आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन का असर 8 से 10 महीने तक रह सकता है, संक्रमण से राहत दे सकता है वैक्सीन 8 से 10 महीने तक ही, ये कहना है एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर आश्वस्त जरूर किया है कि कोई बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो अब तक वैक्सीन का नहीं देखा गया है। फिर से बेकाबू हो रहा है कोरोना, क्योंकि अगर आज की बात करें तो आज पिछले 4 महीने की जो स्थिति थी, पहले 4 महीने जो स्थिति थी केसेस की, वो आज एक बार फिर से दिखाई दे रही है। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, संक्रमण दर जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। तो आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक पीजीआई से डॉक्टर रमेश वर्मा और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर संजय जाखड़। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं जो डॉक्टर रमेश हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर रमेश वर्मा, पीजीआई रोहतक में आप सेवारत हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बयान को कैसे देखा जाए। वैक्सीन, क्या ये समझा जाए कि सिर्फ 8 से 10 महीने बाद जो है अपना असर खत्म कर देगी, जैसा कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, और उसके बाद फिर से वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मेरे को इनवाइट किया इस चर्चा के अंदर, और मैं हर क्वेश्चन के लिए तैयार हूँ। जो भी क्वेश्चन किसी भी व्यूअर्स का अगर क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द वैक्सीन, मैं तैयार हूँ देने के लिए। अब रही वैक्सीन की इफेक्टिवनेस की कितने महीने वो इफेक्टिव रहता है, बेसिकली वैक्सीन का काम बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोटेक्शन करना होता है, और जब बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोटेक्शन हो जाती है तो वो इन्फेक्शन से बचाता है।
अब वो कितने महीने या कितने साल तक रहेगी, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। हम लोगों ने कोवैक्सीन का ट्रायल पीजीआईएमएस में किया था, जुलाई में शुरू किया था, जी। जिसका फर्स्ट फेज और सेकंड फेज नियरली कंप्लीट होने वाला है। तो फेज 1 और फेज 2 के रिजल्ट पब्लिक डोमेन में है। उसमें ये देखा गया है कि जो एंटीबॉडी का जो सर्वाइवल पीरियड अभी तक है 6 महीने या 8 महीने तक अभी तक है। ये आने वाला टाइम ही बताएगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि ये वैक्सीन है 8 महीने या 10 महीने इफेक्टिव रहेगी। हो सकता है कि 1 साल रहे, 1.5 साल रहे। ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि जो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बनी है आफ्टर दी कोवैक्सीन या कोविशील्ड, कि कितने महीने ये काम करेगी। क्योंकि ये देखा गया है जितनी भी पुरानी वैक्सीन हैं, खासकर लाइव वैक्सीन, जब हम एक बार बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है। लेकिन कुछ इस तरह के वायरस इन्फेक्शन है जिनको ईयरली या 2 साल के बाद वैक्सीन की जरूरत होती है। लेकिन इस टाइम ये कहना कि 8 से 10 महीने तक ही काम करेगी, मैं कहना चाहूंगा कि ये ठीक नहीं है। ये आने ट्रायल का पार्ट है। ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि हमारी बॉडी के अंदर कितने दिन तक एंटीबॉडी सर्वाइव करती। तो डॉक्टर रमेश, फिर ये समझा जाए कि अभी हम जो है कोरोना वायरस की प्रकृति को समझ ही रहे हैं, इसके क्या असर रहने वाले हैं, जो वैक्सीन है वो कितना प्रभावी रहने वाला है, ये अभी पूरी तरीके से हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ट्रायल चल रहा है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि 6 मंथ पहला जो फेज था उसका कंप्लीट हो गया है, तो उसमें एंटीबॉडी सर्वाइव कर रही हैं। तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि जो जिनको हमने ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है उनके अंदर जो है एंटीबॉडी जो है वो कितने महीने या कितने साल तक रहती हैं। अगर फॉर एग्जांपल 1 साल तक रही तो हो सकता है उनको हम बूस्टर की डोज की जरूरत पड़े। चलिए डॉक्टर, हम इस पर बात आगे और करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ दर्शक जुड़े हैं, वो भी इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। पानीपत से दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं और मध्य प्रदेश से करीम खान हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। दीपक जी, रखें अपनी बात। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हाँ डॉक्टर नमस्कार। जी वो सुन पा रहे हैं आपको जी दीपक जी। हाँ दीपक गुप्ता बोल रहा हूँ पानीपत से जी। हाँ जी दीपक जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये इसका कोरोना जो वैक्सीन लगवाते हैं इसका कितने दिन तक रहेगा ये असर? देखो, मैंने आपको पहले अभी बताया है, क्योंकि हम लोग ट्रायल जो है जुलाई में शुरू किया था फेज 1 के अंदर, और फेज 1 और फेज 2 नियरली कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि इनके अंदर एंटीबॉडी सर्वाइव कर रही हैं। हम इनको आगे फॉलो अप करेंगे क्योंकि ट्रायल का पार्ट है ये देखा जाएगा कि 8 महीने, 10 महीने, साल, 1.5 साल कब तक इन लोगों के अंदर एंटीबॉडी सर्वाइव करती है। जिस टाइम एंटीबॉडी डिक्रीज होगी तो हो सकता है हम इनको एक बूस्टर की डोज की जरूरत पड़े। वो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास एक ही इलाज है, वो है वैक्सीन। अगर हमने कोरोना के इन्फेक्शन से बचना है तो हमारे पास एक ही इलाज है, वो है वैक्सीन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। करीम खान जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं कि उन स्टेट में शामिल है जहां पर तेजी से संक्रमण जो है वो दोबारा से सर उठाने लगा है, फैल रहा है, और पाबंदियां जो है वहां और ज्यादा सख्त कर दी गई हैं। स्वागत है आपका करीम जी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर लोग अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। जी डॉक्टर लोग अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, वो कोरोना से लड़ने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन नेता लोग जो है ये कोरोना को बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं है? जी वहाँ इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, इतना चुनाव चल रहा है। क्या कायनात जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वो वहाँ तो चुनाव नहीं रोके जा सकते। प्रेम जी, वैक्सीन के बारे में कोई सवाल पूछे आप? करीम जी, के बारे में वैक्सीन को लेकर आपके मन में कोई सवाल है वैक्सीनेशन से जुड़ा कि ये कितना असरदार रहने वाला है? कोई भय या जो भ्रम की स्थिति पहले थी, क्या अभी भी वो कायम है? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये दोनों टीके अगर लगा लिए जाए जी हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे दोनों टीके लगवा दिए जाए तो कोरोना से निश्चिंत हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान जी। जी तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा। 2 वैक्सीन हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। जैसे इनके कहने का मतलब 2 खुराक से था कि एक खुराक पहले और उसके बाद दूसरी खुराक भी जरूरी है, शायद उससे इनकी बात का मतलब था। बेसिकली उनका जो क्वेश्चन है वो उनका क्वेश्चन इस तरह का था कि मेरे हिसाब से हमारी कंट्री में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन अवेलेबल है और इसकी 2 डोज लगेंगी, और 42 डेज के बाद एंटीबॉडी, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी दोनों वैक्सीन के अंदर आती है आफ्टर 42 डेज। हाँ, ये हम ये नहीं कह सकते कि एक वैक्सीन लगने के बाद 100% प्रोटेक्टिव हो जाएगा। हमने ये देखा है दोनों ट्रायल के अंदर जो एफिकेसी आई है रिजल्ट्स की, वो 70% कोविशील्ड की हैं
और इंटरिम एनालिसिस ऑफ द कोवैक्सीन वो शो कर रहा है 80% के आसपास इसकी एफिकेसी है। तो जो 20% लोग हैं हो सकता है उनके अंदर एंटीबॉडी ना बने, तो उनको प्रिवेंशन रखने की जरूरत है। वही 3 जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और फेस मास्क, वो आप लगाए रखें। जी, लेकिन इन्होंने एक सवाल ये भी कहा कि अगर ये दोनों हम ले लेते हैं टीके तो क्या निश्चिंत हो जाना चाहिए फिर कोरोना से? मैं आपको वही कह रहा हूं कि जो इस वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 70 टू 80% है। हम ये ना माने कि हमें टीका लग गया, हम 100% प्रोटेक्शन हो गए। हाँ, इतनी गारंटी जरूर है, आफ्टर वैक्सीनेशन जो पेशेंट माइल्ड में जाने थे वो एसिम्प्टोमेटिक ठीक हो जाएंगे, जो मॉडरेट में जाने थे विदाउट वैक्सीनेशन आफ्टर वैक्सीनेशन वो माइल्ड में ठीक हो जाएंगे, जो सीवियर जाने थे वो आफ्टर वैक्सीनेशन मॉडरेट में पक्का ठीक हो जाएंगे। ये हमारी गारंटी पक्का है। जी, डॉक्टर संजय जाखड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप आयुर्वेदाचार्य हैं। आयुर्वेद जो है वो क्या कहता है संजय जाखड़ जी, जो अभी स्थिति चल रही है, क्योंकि विज्ञान जो है वो कह रहा है कि अभी परिणाम जो है वो अभी आने में और ज़्यादा थोड़ा वक्त लग सकता है, इंतज़ार करना है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कैसे आप मानते हैं कि काबू कर सकते हैं इन हालात को? देखिए बैनाथ जी, मैं जब से वुहान के अंदर ये वायरस का फैलाव जब हुआ था तब से टीवी डिबेट में रहा हूँ, और मैं आज भी अपनी उसी स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं जितने भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो निर्माण किया है, ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, उनका धन्यवाद क्यों कह रहा हूँ और शुभकामनाएं क्यों दे रहा हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अब अमूमन जो रिसेसिव मोड में रहते थे यूरोपियन जो जितने भी फार्मेसीज थी और जितने भी इंस्टीट्यूट थे, उनकी वैक्सीन हम रिसीव करते थे, लेते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें कि हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आयुर्वेदाचार्य होने के नाते मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वैक्सीन अपनी जगह काम करेगी, वायरल इंफेक्शंस हैं, ट्रेन इसके चेंज होते रहेंगे। आज तक कितने 28-29 साल हो गए मुझे भी काम करते हुए, हर साल वायरल इंफेक्शंस आए हैं, और उनका जो ट्रीटमेंट भी, पहले तो कोई किसी तरह की कोई वैक्सीन वगैरह नहीं थी, लेकिन आपकी अपनी जो बॉडी इम्यूनिटी जो है, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म जो है, उसका अहम किरदार है आयुर्वेद के मतानुसार। अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग अगर कर लेते हैं तो हम इस तरह के इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक जितना भी 1-1.5 साल के दौरान जो देखा गया है, इतनी मॉर्टेलिटी रेट इंडिया के अंदर नहीं है, और जो सीवियरिटी जो थी इस इन्फेक्शन की वो भी देखने में नहीं आई जी। तो मेरा मानना है कि आयुर्वेद को अगर हम सीरियसली अगर लेते हैं और समझ के अगर चलते हैं तो बहुत सारी ऐसी दवाइयों का नाम मैं आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, जो कि हम एंटीवायरल उनका इफेक्ट है जो कि प्रूवन है। जी जी। जैसे कालमेघ है, चिरायता है, तुलसी है, शुंठी है, वासा है, शिगरू है, काली मिर्च है, पीपली, गुडूची, हरिद्रा, यष्टि, मधु, विभिक्की, आमल की, अश्वगंधा, मुक्ता, पाठा, पुनर्नवा, इवन लहसुन, कुटज, शल्लकी, पुदीना, त्रिकटु, त्रिफला। अगर हम इन चीजों का प्रॉपर तरीके से किसी भी आयुर्वेदिक जो कंसल्टेंट है उनसे अगर हम बात करके अगर करें तो इसका सीधा सा असर आता है आपके जितने भी जो वायरल जो इन्फेक्शन जो हैं उनको रोकथाम करने के लिए। और आयुष डिपार्टमेंट ने भी बहुत बेहतरीन काम किया, जितने जो आयुष काढ़े जो लिए, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। और ये बड़े गौरव की बात है कि वर्ल्ड वाइड आयुर्वेद को सबसे ज्यादा गूगल के ऊपर सर्च किया गया है। जी, संजय जाखड़ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या अभी भी लोग आ रहे हैं और वो हॉस्पिटल्स का रुख ना करके इलाज के लिए आयुर्वेद का रुख कर रहे हैं इस समस्या से छुटकारे के लिए? देखिए, अगर कोविड पॉजिटिव है तो वो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है हम उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, लेकिन आपके इम्यूनिटी के लिए हम लोगों ने भी अपना एक प्रोडक्ट जो दिया है कि इम्यूनिटी के नाम से एक जो है जिसमें कि सौंठ है, आपका बनसफा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये कोविड का ट्रीटमेंट है, मैं प्रोटोकॉल के खिलाफ कभी भी काम नहीं करता और ना काम करने की मैं किसी को राय देता, लेकिन ये 8 से 9 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका हमने पिछले 1.5 से 2 साल का एक रिसर्च वर्क किया है, जिसमें कि हमने अपने जितने भी पेशेंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया और बहुत ही सकारात्मक हमें उन चीजों का मिला, लोग बचे उस चीज के लिए। इवन मैं
मेरा पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ जो है, हम लोगों ने भी रेगुलर उसको इस्तेमाल किया। अगर थोड़ा सा अगर आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ये कफज रोगों में काउंट होता है। तो कफज में बनसफा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जी सौंठ का इसमें रोल है, काली मिर्च का इसके अंदर रोल है, आपका दालचीनी का इसके अंदर रोल है। तो ये अलग अलग चीजों के ऊपर अगर साइंटिफिकली भी अगर आप बात करते हैं तो उसमें भी इनका एक अहम किरदार है जो कि साइंटिफिक प्रूवन है। छोटी सी बात है, अगर रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने में मदद चाहिए तो यक्षी मधु का रोल है। इसके अलावा अगर वायरस को क्लीन करने का काम है तो कालमेघ का रोल है। साइटोकिन स्ट्रॉम को अगर आपको रोकना अगर है तो उसमें दशमूल का अहम किरदार है उसके अंदर। इसके अलावा वेसल लीकेज है तो उसमें भी यष्टि मधु है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि अगर प्रॉपर तरीके से साइंटिफिकली अगर उसके ऊपर रिसर्च की जाए तो मेरा ये मानना है कि मॉडर्न साइंस को कहीं ना कहीं हम मदद दे पाएंगे, लेकिन सिर्फ हमें सोच को बदलना होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, हम आगे इस पर आपसे बात जारी रखेंगे। कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन रोहतक से जुड़े हैं और एक राशि हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है आपका सचिन, रखें अपनी बात। मेरा कंसर्न मेरे पेरेंट्स के लिए है। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा डॉक्टर रमेश वर्मा जी को जी, और पूछना चाहूँगा कि अगर हमारे मन में ये चल रहा है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए जब भी वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो उसमें अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम में हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो इसमें जो 2 इंजेक्शन है, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है, तो हम जाते हैं वहाँ पर मान लीजिए कोविशील्ड लगता है और उसके बाद जो भी उसकी ड्यूरेशन है, मान लो वो 6 महीने 7 महीने या 8 महीने जितना भी है, उसके बाद दोबारा इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं तो क्या हमें वही इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा या दूसरा इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं? तो कोविशील्ड लगवाया तो कोवैक्सीन भी लगवा सकते हैं दूसरे इंजेक्शन की जगह, आप ये जानना चाह रहे हैं, दूसरे डोज की जगह? हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी। डॉक्टर ये चाहूंगा कि अपने पेरेंट्स को आप इंजेक्शन लगाइए जरूर, क्योंकि मोर देन 60 अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनको इंजेक्शन लगवाना बनता है। अब रही कि गैप, आप कहीं भी लगवाएं, चाहे कोवैक्सीन लगवाएं चाहे कोविशील्ड लगवाएं, आपका गैप जो होगा वो 1 मंथ का होगा, 28 डेज का होगा। तो अगर आपने पहले कोवैक्सीन लगवाई है तो सेकंड डोज आपको कोवैक्सीन ही लगवानी है। अगर आपने पहली डोज कोविशील्ड की लगवानी है तो सेकंड डोज आपने कोविशील्ड की लगवानी है। आपने 6 महीने का गैप नहीं देना, आपने 1 मंथ का गैप देना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। और आप कहीं भी आसपास बूथ पे आपके वहां लग रही होगी, जहां भी आप रहते हो आसपास कोई भी कहीं भी हो, कोई भी वैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, आप जाके जरूर लगवाएं। बिल्कुल, यानी कि ये बात समझते हैं कि सचिन आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर पहला डोज कोविशील्ड या कोवैक्सीन का लगा है तो दूसरा डोज भी सेम टू सेम वैक्सीन का ही लगवाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। राशि जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। राशि, बताएं कहां से बात कर रही हैं और क्या सवाल है? राशि, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क मैडम मैं संजय जी की बात को थोड़ा आगे रखना चाहूंगा। जी जी। संजय जी ने कहा कि हम लोग इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कोई दवाइयां बनाते हैं, नो डाउट कि कोरोना का जो इन्फेक्शन से बचने का हमारा जो मेन है वो बूस्टिंग ऑफ इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी है, एक कारण है। लेकिन जो मोर देन 60 ईयर्स है या जिनको कोई क्रोनिक डिजीज है, उनके अंदर हमने देखा कि इम्यूनिटी कम होती है। तो उससे बचने का एक ही उपाय है आज के दिन, वो है वैक्सीन। तो मैं सब अपने हिंदुस्तान वासियों से, पूरी कंट्री वासियों से अपील करूंगा, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या जिनको कोई क्रोनिक डिजीज है, जिनकी एज 45 से 60 साल की है, जहां भी इंजेक्शन लग रहे हो, चाहे कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवाएं, क्योंकि आज के दिन आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो है वैक्सीन। जी। रमेश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि जो दूसरी बीमारियों के लिए टीके लगते हैं, दूसरी बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगते हैं, टीकाकरण होता है, उनकी जो है एक मियाद कहाँ तक होती है, कितनी होती है, और क्या उसी तरह से अब ये मान लिया जाए कि कोरोना का वैक्सीनेशन भी उसी तरह से होने वाला है कि अगर 1 साल में एक टीका लगवा लिया तो अगले साल भी अगर वो 1 साल तक चलता है तो फिर से हमें उसकी जरूरत पड़ेगी? देखो मैडम, मैंने आपको पहले बताया था क्योंकि कुछ इस तरह की वैक्सीन बनी हुई है जो हम एक बार लगवा लेंगे तो उनकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। जी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूंगा, BCG का टीका जो ट्यूबरकुलोसिस को बचाने के लिए लगता है, पोलियो की वैक्सीन जो 3 डोजेज हम देते हैं, मीजल्स का टीका जो 2 बार लगता है, लाइफ लॉन्ग आपकी प्रोटेक्शन करता है, चिकन पॉक्स का टीका जो आपको 2 बार लगता है और आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन कोरोना का वैक्सीन क्योंकि ट्रायल चल रहा है, ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि आपको 1 साल या 2 साल या 3 साल कितने साल की आपको ये प्रोटेक्शन देता है।
हाँ, अगर 1 साल की प्रोटेक्शन देता है तो आपको 1 साल के बाद बूस्टर डोज लगेगी। अगर आपको 1.5 साल तक प्रोटेक्शन देता है तो 1.5 साल के बाद बूस्टर डोज लगेगी। ये आने वाला मैडम टाइम ही बताएगा। सर, ये जो नए नए स्ट्रेन भी आ रहे हैं कोरोना के, तो क्या ये और ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं? क्या ये मान लिया जाए कि जो वैक्सीन अभी हमारे पास उपलब्ध है वो भी उसके ऊपर उतनी ही कारगर होगी, नए स्ट्रेन के ऊपर भी जो अभी मैडम कोरोना के लिए है? मैडम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, वेरिएंट 2 टाइप से होता है। उसको हम साइंटिफिक वे में ड्रिफ्ट और शिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है, अगर अमीनो एसिड 20 से 20A हो गया फॉर एग्जांपल, जी। तो उसको हम ड्रिफ्ट बोलेंगे, स्मॉल चेंज। अगर कोरोना का वायरस ने अपनी बॉडी शेप चेंज कर ली, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर वायरस फॉर एग्जांपल मेल टू फीमेल हो गया तो ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। हाँ, अगर वेरिएंट अगर स्मॉल चेंज होता है, क्योंकि वायरस का नेचर है उसने चेंज होना ही होना है, तो हमारी दोनों जो वैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, अगर ड्रिफ्ट चेंज है, अगर स्मॉल चेंज है, तो दोनों वैक्सीन काम करेंगी। अगर ये वैक्सीन ने अपना रूप चेंज कर लिया, अपनी शेप चेंज कर ली, तो हो सकता है ये वैक्सीन काम ना करे। ये आने वाला टाइम ही बताएगा मैडम। जी, अभी तक यानी कि कोई इस तरह का केस नहीं आया है जिसमें ये देखा गया हो कि इस वायरस ने अपना रूप चेंज कर लिया है? मैडम ये जो ड्रिफ्ट है वो तो इमीडिएट होता है, शिफ्ट मैडम ईयर्स लगते हैं, कमिंग इन द ईयर्स शिफ्टिंग चेंज होती है। वो आने वाला टाइम ही बताएगा मैडम कितने सालों बाद ये जो कोरोना का वायरस है वो अपनी शेप चेंज करता है। जी, संजय जाखड़ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तेजी से एक बार फिर से संक्रमण जो है वो फैल रहा है, कैसे बचाव इससे संभव हो सकता है? क्या मानते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टिंग की तरफ अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर सभी को आप चाहेंगे कि वैक्सीनेशन की तरफ वो जो है अपना रुख करें? देखिए कायनात जी, वैक्सीनेशन एक बहुत बेहतरीन विकल्प है और मैं तो चाहूंगा कि सभी के सभी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी तक अगर थोड़ा सा हम पलट के देखते हैं तो कोरोना के जितने भी साइन सिम्टम्स से रिलेटेड हमें अभी तक कंफर्मेशन ये चीजें नहीं हो पाई। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब शायद इस बात से मेरी सहमत रहें। और दूसरी चीज, कोई भी वायरस है अगर उसका स्ट्रेन तो चेंज होता ही रहेगा, ये एक स्वाभाविक सी चीज है। बार बार आपका मौसम चेंज होगा। देखिए आयुर्वेद में ना ऋतु के हिसाब से ही बहुत बेहतरीन काम होता है। हर ऋतु के हिसाब से चेंजेस जो आते हैं उसके भी हमारे जितने भी जो चरक संहिता है उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो यम, नियम, आसन, आपका प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग का है। तो मैं तो बल्कि अपने दर्शकों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम वैक्सीन का भी इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ साथ जो आयुर्वेद के अंदर जो बेहतरीन जो चीजें हैं उनका अगर इस्तेमाल करके और हम अपने आप को अगर स्वस्थ रख सकते हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। वैक्सीन अपनी जगह काम करेगी, वो हमारे पास एक हथियार की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर से हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। जब एक वैक्सीन है तो ओल्ड एज जितने भी, खासतौर से उनकी, डॉक्टर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही लो रहती है और अभी हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है मॉडर्न साइंस की अगर हम बात करते हैं। तो ऐसे में वैक्सीन का इस्तेमाल होता रहे, उसके लिए कोई बुराई नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो चीजें मैंने अपने दर्शकों के साथ साझा की है उनको भी अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो, और हम अब आयुर्वेद का देखो, मैं अमूमन एक श्लोक कहता हूँ अपने दर्शकों को, पहले भी कई बार मैं इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ कि आयुर्वेद का जो मूलभूत सिद्धांत है वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। उसका मकसद ही है कि स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और वो स्वास्थ्य की रक्षा मॉडर्न साइंस भी अब करना चाह रही है। और आयुर्वेद तो शुरू से इसका मूलभूत सिद्धांत रहा है कि किसी को बीमार ही ना पड़ने दो, और वो आपके अष्टांग योग है प्लस आपका आहार और विहार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आहार और विहार, आपका डाइट और लाइफस्टाइल। अगर हम इन, अब जैसे आपका सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल सरकार ने कहा, इसके अलावा मास्किंग का आपने किया, उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो वायरसेस जो एनवायरनमेंट के अंदर एयरबॉर्न है अगर वो फैल रहे हैं तो हम उसको किसी तरह से रोकथाम करें। तो ये जो पहली लाइन जो है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, वो कहीं ना कहीं फलीभूत होती है। इसी तरह से जितने भी आयुर्वेद की जो मैंने अभी जो ड्रग्स के नाम मैंने दर्शकों के साथ सिर्फ इसलिए साझा किए हैं, उनको ये समझ में आए कि इस तरह की चीजें आयुर्वेद में हैं और उनका अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डोज के अंदर अगर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन हो सकता है। डॉक्टर रमेश वर्मा से मैं आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगी और चाहूँगी कि दर्शकों को भी वो कोई एक संदेश देकर जाए, क्योंकि वक्त हमारे पास अब बहुत कम बचा है बातचीत करने के लिए। तो ये जो तेज़ी के साथ एक बार फिर से रफ्तार जो है कोरोना की बढ़ रही है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आखिर क्यों फिर से मामलों में तेज़ी देखी जा रही है, संक्रमण के मामलों में? और जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, क्या उन्हें पूरी तरह से निश्चिंत हो जाना चाहिए? मैडम मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन का जब भी एपिडेमिक या पेंडेमिक होता है तो हमेशा पहले एक पीक आती है और सेकंड पीक फिर आएगी, फिर थर्ड पीक भी आएगी।
लेकिन हम लोगों का बचाने के पास एक ही चीज है, वो है वैक्सीन। हम जब बचेंगे जब हमारी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन 2/3 पॉपुलेशन जी या तो नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडी पैदा हो जाए या वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडी पैदा हो जाए। इसको हम एक साइंटिफिक वर्ड बोलते हैं, हार्ड इम्यूनिटी। जी अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर 2/3 इम्यूनिटी पैदा हो गई हम्म तो हमारी ब्रेक जो है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन की जो चेन है वो टूट जाएगी। हम और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। फिर मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है वो 42 दिन के बाद ही अपने आप को माने कि हम प्रोटेक्टिव, हमारे अंदर वो एंटीबॉडी पैदा हो गई है। हम्म लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा कि इसकी एफिकेसी है दोनों वैक्सीन की, वो 70 से 80% है। तो इसलिए 20% सावधानी और बिल्कुल 30% रखनी लोग है। जो हैं जी फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उनको माइल्ड इन्फेक्शन होगा। फिर भी मैं कहूंगा जब तक ये वेव आ रही है, 3 नॉर्म्स जिंदगी के मान के चलो, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और हैंड वॉश, जी ये 3 फॉलो करते रहें, तभी आप बच सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो वैक्सीनेशन के साथ सावधानी बरतना जरूरी है, इस बात की अपील हर जगह बार बार की जा रही है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग शायद वैक्सीन को कोरोना का ठोस इलाज मान बैठे हैं, जो कि एक बड़ी भूल है। इसीलिए अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन के साथ सावधानी भी बरतनी होगी, ताकि महामारी के चक्र को तोड़ा जा सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।